नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी शनि के साढ़े साथी के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि क्यों शनि की साढ़े साथी को हम बुरा मानते हैं। ऐसी क्या वजह थी कि इसके बारे में काफ़ी जो है लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है। सिर्फ मैंने रीजनिंग देने की कोशिश की थी कि आखिर उसका रीज़न क्या है कि शनि की साढ़े साथी को ख़राब माना जाता है। उस वीडियो से बहुत कुछ लोगों ने मुझको बोला कि आप डरा रहे हो, तो मेरा कोई इरादा नहीं किसी को डराने का। इनफैक्ट मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये थॉट लेकर के शनि की साढ़े साथी का कंसेप्ट जो है ये बता के लोगों को डराया जाता है। और मैंने बहुत सी स्क्रिप्चर्स शास्त्रों में जो बड़ी ज्योतिष की बुक्स पढ़ी हैं, कहीं भी शनि की साढ़े साथी के बारे में उसमें जिक्र नहीं है। बाद में कुछ ऑथर्स आए होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स आए होंगे, उन्होंने लिखा होगा, वो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन जो ज्योतिष की जो अच्छी बुक्स हैं उसमें कहीं भी मैंने शनि की साढ़े साथी का जिक्र नहीं पाया है। तो और मैंने उसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि चंद्रमा से क्यों होती है, क्योंकि जब शनि साढ़े साथी का जब कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था उस वक्त चंद्र कुंडली ज़्यादा बनाई जाती थी, क्योंकि समय का हिसाब नहीं रहता था। जो आज जो है लगन कुंडली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और मैं मानता भी हूँ, क्योंकि पहले था कि हम मन से काम करते थे, जो हमारे मन में आता था हम वही काम करते थे। लेकिन आज जो ज़माना है, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर मन मार के काम करते हैं, यानी कि चंद्रमा को मारना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है। आपका लगन जो है वो आपको ड्राइव करता है, तो लगन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि मन मार करके आप आगे बढ़ सकते हो, इसका मतलब कि अगर आप शनि की साढ़े साथी है तो आपके हाथ में है कि आप उस शनि की साढ़े साथी से फाइट कर सकते हो। कुछ स्थितियां हो जाती हैं जहाँ पे आदमी थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है, वो इसलिए कि चंद्रमा की कुंडली में स्थिति के हिसाब से थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन मैं तब भी मानता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि समझ नहीं पाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और उनको ये मालूम जाए कि ये साढ़े साथी हमें ये तकलीफ दे रही है और उसकी वजह ये है, क्योंकि देखिए क्या है कि प्लैनेट्स जो है ना वो हमको एनर्जी देते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि प्लैनेट आपको ड्राइव कर रहा है तो गलत है। देखिए, प्लैनेट आपको ड्राइव नहीं कर रहा है, ड्राइवर तो आप खुद हो, प्लैनेट आपको इन्फ्लुएंस करता है। इट्स लाइक के और ज्योतिष जो होती है इट्स लाइक ए गूगल मैप। ज्योतिष जो है वो आपको एक गाइड बताती है कि भाई आपकी जो जर्नी है उसमें कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा, किस रास्ते पे लेस चैलेंज मिलेंगे। उस तरह से ज्योतिष काम करती है। तो अगर आदमी को ये मालूम चल जाए तो उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, अपने सोच विचार को बदल सकता है। प्लस साढ़े साथी का मतलब ये नहीं कि जो मैंने उस वीडियो में बताया है, क्योंकि उसमें कोई चंद्र कुंडली के हिसाब से देखा जाता था तो 12th हाउस और 2nd हाउस के प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। साढ़े साथी का असर आपकी अपने लगन के हिसाब से, आपका चंद्रमा किस हाउस में बैठा हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। अगर चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, तो लगन से हमको देखना है, उससे समझना है कि वो हमको कहाँ कहाँ इफेक्ट दे सकता है। वो चौथा घर में बैठा है तो हम इस समझ सकते हैं कि भाई घरेलू मामलों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वो चौथे घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, वो साढ़े साथी के उसमें आ गया। फिर मेरी बात समझ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत कुछ होता है कि अगर आप उसको जान लो तो आप उसको संभाल सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि रिएक्ट आप करते हो। प्लैनेट्स जब इन्फ्लुएंस करता है तो रिएक्शन आपकी तरफ से आता है। तो आज हम समझेंगे कि चंद्रमा की स्थितियों के बारे में समझेंगे। ऐसे चंद्रमा की स्थिति कौन कौन सी हैं जो थोड़ा सा आपको साढ़े साथी के लिए वल्नरेबल बना देती हैं। दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं, साढ़े साथी का इफेक्ट मिलते हैं लोगों को, लेकिन जब तक शनि की दशा ना स्टार्ट हो, या चंद्रमा की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तो ज़्यादा इफेक्ट मिलने लगते हैं आपको। क्योंकि चंद्रमा से साढ़े साथी होती है और शनि साढ़े साथी डालता है। बट साढ़े साथी ऐसी चीज़ होती है कि जब ये आती है लोगों की और आदमी संभाल लेता है इसको, तो उसकी लाइफ बदल जाती है। क्योंकि चैलेंजेस आपको इतने मिलते हैं लाइफ के अंदर, और अगर आप स्ट्रांग हो लगन वाइज, मैंने बताया लगन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसको सेल थ्रू कर जाओगे एंड यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। मतलब बोलते ना, सोना पीट पीट के ही तपता है वो। और तो वही साढ़े साथी का है कि आपको इतना तपा देगा कि आप निखर के आओगे। साढ़े साथी के समय में अक्सर लोग जो है विदेश चले जाते हैं, विदेश शिफ्ट हो जाते हैं, विदेश यात्राएं उनकी हो जाती हैं। तो वो भी आज के ज़माने में विदेश यात्रा अच्छा माना गया है, लोग जाना चाहते हैं, तो भी एक अच्छी पोजीशन हो जाती है। साढ़े साथी
अगर सही आपके पोजीशन में बनी हुई है, वो मतलब उसकी स्थिति आ गई है, चंद्रमा आपका ऐसी जगह बैठा हुआ है, अच्छी जगह बैठा है या अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो साढ़े साथी तो रंग को राजा बना देगी। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आती है तो आदमी को थोड़ा सा तकलीफ मिलती है, लेकिन उस तकलीफ में वो निखर के सामने आता है। दूसरी चीज़, हमारे शास्त्रों में बहुत जगह, हर जगह जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट है पाया का, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पाया मतलब पद, पैर उसके कहाँ पे हैं, तो वो चंद्रमा की लगन के हिसाब से किस हाउस में बैठा है उससे देखा जाता है। बट उसमें एक दूसरा कंसेप्ट है, वो है नक्षत्र का, कि किस नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, तो वो किस स्टेज पे होता है, मतलब अच्छा होता है, बुरा होता है, या काफ़ी बुरा होता है, या नॉर्मल होता है। तो उसमें पाया का कंसेप्ट है। तो दो तरीके से पाए को देखा जाता है, एक चंद्रमा किस हाउस में बैठा है और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो चार तरीके के पाए होते हैं। एक पाया जो होता है उसको हम गोल्डन पाया बोलते हैं, दूसरा पाया जो होता है सिल्वर पाया होता है, तीसरा कॉपर का पाया होता है, चौथा आयरन का पाया होता है, लोहे का। अब गोल्डन पाया जो होता है, वो नाम में तो गोल्डन हो गया, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल, वो पाया बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना बुरा माना जाता है, वो आप उसको न्यूट्रल समझ लीजिए। और सिल्वर पाया सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद आता है कॉपर का पाया, वो भी अच्छा माना जाता है। आयन का जब पाया होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब पोजीशन देख लेते हैं हम। जी, गोल्डन पाया अगर हाउसेस के से देखा जाए, तो अगर चंद्रमा आपका लगन के हिसाब से फर्स्ट हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है, 11th हाउस में है, तो वो गोल्डन पाया में आता है। फिर अगर सेकेंड हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, 9th हाउस में है, तो वो सिल्वर पाया में आता है। और अगर वो थर्ड हाउस में है, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है, तो कॉपर का पाया बोला जाता है। और अगर फोर्थ हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो वो आयन का पाया बोला जाता है। तो जैसे बताया, गोल्डन पाया नॉर्मल, सिल्वर का पाया अच्छा माना जाता है, कॉपर का पाया अच्छा माना जाता है, आयन का पाया अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा। जब मैं बता रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे स्लाइड मिलेगा, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नक्षत्रों के हिसाब से कि गोल्डन पाए में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो वो होते हैं अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा और रेवती। तो ये 6 नक्षत्र जो होते हैं, अगर इसमें जन्म होता है चंद्रमा, मतलब इस नक्षत्र में होता है आपके जन्म के समय में, तो वो गोल्डन पाया माना जाता है। और जब हम सिल्वर पाया की बात करते हैं तो आद्रा नक्षत्र, पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, ये जो है 10 नक्षत्र जो होते हैं ये सिल्वर पाया, ये बेस्ट होते हैं। अगर इनमें अगर इस जन्म नक्षत्र ये है आपका, तो वो बोला जाता है कि भाई चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होगी पाए के हिसाब से। कॉपर पाए की हम जब बात करते हैं तो होता है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नक्षत्र जो ये हो गए, ये आपके कॉपर में आते हैं, ये भी अच्छे माने जाते हैं। आयन में जो होते हैं वो होते हैं विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, ये 4 नक्षत्र होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब ये हो सकता है कि मून हाउस के हिसाब से तो वो फर्स्ट हाउस में चला जाए, जो गोल्डन है, नॉर्मल है, लेकिन वो नक्षत्र के हिसाब से वो सिल्वर पाए में चले जाए। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि हाउस के हिसाब से कौन सा पाया आ रहा है, फिर नक्षत्र के हिसाब से कौन पाया आ रहा है। अगर दोनों सिल्वर है तो बहुत अच्छा, या एक सिल्वर एक कॉपर बहुत अच्छा, दोनों अच्छे माने जाते हैं। एक सिल्वर है और एक आयन है तो आप न्यूट्रल समझ सकते हैं उसको, कि भाई एक बहुत अच्छा हो गया, एक खराब हो गया, तो न्यूट्रल पोजीशन हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि या तो मतलब उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। अगर गोल्डन में पाया, गोल्डन में हाउस आ गया और नक्षत्र सिल्वर का आ गया, तब भी इसको अच्छा मान सकते हैं कि गोल्डन न्यूट्रल होता है। अब ये हो गई दोनों कॉम्बिनेशन देखने के लिए, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, मैं समझने की कोशिश की कि आखिर ये पोजिशंस, ये नक्षत्र क्यों नए गए। तो मुझे कहीं बुक्स में मैंने बहुत खोजने की कोशिश, मुझे नहीं मिला। बहुत जगह पे लिखा हुआ है, बट मैंने बताया जो हमारी मेन शास्त्रों की किताबों उसमें ये कहीं पे इसके बारे में जिक्र नहीं है जो मैंने पढ़ी हैं। और मैंने पढ़ी हैं सारी अच्छी बुक्स जो बड़ी फेमस बुक्स हैं। तो मैं इसमें जो हूँ हाउस से ज़्यादा मैं नक्षत्र को वैल्यू देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि
नक्षत्र कहीं भी हो वो बदल नहीं सकता, हाउस बदल जाते हैं। मतलब मून की पोजीशन राशि के हिसाब से होती है, तो फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, सिक्स्थ हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, 11th हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकता। तो मैं नक्षत्र की वैल्यू याद दूंगा अगर हमको पाए को देखना है। बट हाँ, चूंकि लिखा है, हमारे कुछ ज्ञानियों ने इस चीज को जिक्र किया है पाए की हाउस के हिसाब से भी नक्षत्र के हिसाब से, आप दोनों टैली करके दे सकते हैं कि चंद्रमा पाया कैसा है। अब पाया देख लिया आपने, अच्छा है या बुरा है, ये एक तरफ रख लीजिए। फिर आप आइए चंद्रमा की अपनी कुंडली में पोजीशन पे। देखिए चंद्रमा जो है, सबसे पहले तो हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं पक्ष बल से। आपको मालूम है दो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष वो होता है जब चंद्रमा ग्रो कर रहा होता है, जिसको हम वैक्सिंग मून बोलते हैं, कि अमावस्या के बाद से शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है और चंद्रमा धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। और फिर उसके बाद में फुल मून होता है, पूर्णमासी हो जाती है। उसके बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है, फिर चंद्रमा छोटा होने लगता है। पहले लोग बोलते थे कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा खराब हो गया, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा हो गया। लेकिन लोगों ने उस पर सोचा, बात की कि बेसिकली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हमको ये देखना पड़ता है कि भाई चंद्रमा फुल मून है, हाफ मून है, 1/4 है, कितना है, क्योंकि चंद्रमा की स्ट्रेंथ वहीं पे होती है, चंद्रमा जितना दिख रहा है आपको आसमान में। तो ये माना गया कि शुक्ल पक्ष में का जो चंद्रमा होता है, छठी तिथि से, छठे से पहले तिथि में अगर जन्म हुआ है तो थोड़ा वीक हो जाता है। छठी तिथि से लेकर के पूरा शुक्ल पक्ष में वो अच्छा माना जाता है। और कृष्ण पक्ष में चूंकि आप देखिए पूर्णमासी के बाद में वो छोटा होने लगता है, तो अगेन 6 तिथि, कृष्ण पक्ष की 6 तिथि तक अच्छा माना जाता है। तो छठी तिथि के बाद से शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की छठी तिथि तक अगर चंद्रमा आपका उसमें जन्म हुआ है तो वो चंद्रमा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि उसके बाद उस चंद्रमा का साइज छोटा होता है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा की आप ये पोजीशन देखिए कि चंद्रमा आपके उसमें छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। छठे, 8वें का चंद्रमा काफी खराब माना जाता है। प्लस चंद्रमा की कहीं भी स्थिति हो, चंद्रमा 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ नहीं बैठना चाहिए। वो भले ही गुरु हो, वो भले ही शुक्र हो, बेनिफिक प्लैनेट भी अगर हो, अगर वो छठे, 8वें, 12वें का लॉर्ड हो तो चंद्रमा के साथ में उसकी युति अच्छी नहीं होगी। भले ही गुरु साथ में बैठा हो, आप बोल दो गज केसरी योग बना रहा है, वो गज केसरी योग तो बनाएगा, लेकिन वो अगर वो छठे घर का मालिक है या 8वें घर का मालिक है गुरु, तो वो एनर्जी भी लेके जाएगा। और चंद्रमा चूंकि वाटरी साइन है, इमोशन है, तो बहुत ही वो एफ्लिक्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अमावस्या का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या में आपको मालूम है चंद्रमा पूरा डार्क होता है सूर्य के, तो पक्ष बल में कवर ही हो गया वो। सूर्य के से कम अगर सूर्य के साथ में बैठा भी हुआ है उस वक्त को 2 तिथि, मतलब 10-15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सूर्य के क्लोज भी होता है तो अमावस्या का रिजल्ट आने लगता है उसके अंदर। इसके अलावा चंद्रमा को आप देखिए कि चंद्रमा के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा मैलिफिक की दृष्टि ना हो, उससे कनेक्शन ना हो। मान लीजिए चंद्रमा आपका कहीं बैठा हुआ, अच्छी पोजीशन बैठा हुआ, लेकिन मंगल भी उसको देख रहा है, शनि भी उसको देख रहा है, या राहु उसको देख रहा है, राहु केतु एक्सिस पे आ गया, वो बहुत खराब हो जाता है चंद्रमा, स्पेशली केतु के साथ में। राहु के साथ में मैं चंद्रमा को उतना बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बल में वीक है, चंद्रमा किसी ऐसी राशि में बैठा है, देखिए चंद्रमा 2 राशियों में, वैसे तो चंद्रमा की किसी से दुश्मनी होती, किसी प्लेनेट से, तो वो सबको दोस्त मानता है, लेकिन 2 राशियां ऐसी होती हैं जहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा वीक हो जाता है। एक तो वृश्चिक राशि, जहाँ पे वो नीच का हो जाता है, वाटरी साइन है लेकिन वो वृश्चिक जो है वो गंदा साइन माना जाता है, और कालपुरुष कुंडली देखा जाए तो वो 8वीं राशि है, तो खराब है, त्रिक हाउस हो गया। तो चंद्रमा वृश्चिक में खराब होता है। फिर चंद्रमा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है जब वो मकर राशि के अंदर होता है। बाकी जगह चंद्रमा का कोई इश्यू इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। तो मकर राशि, वृश्चिक राशि में, तो अगर इन राशि में बैठ करके वो राहु के साथ में आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा, लेकिन केतु के साथ में ज़्यादा खराब हो जाता है। तो चंद्रमा आपका केतु के साथ नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो कम से कम 15 डिग्री दूर होना चाहिए। और दूसरा, केतु के ट्राइन में नहीं होना चाहिए। देखिए हम
कंजंक्शन जो है ट्राइन का भी कंजंक्शन माना जाता है। भृगु नदी नाड़ी तो बहुत मानती है, और मैंने भी देखा है कि ट्राइन के प्लैनेट्स एक दूसरे से कंजंक्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो ट्राइन के जो राशियां होती हैं वो एक डायरेक्शन की होती है। जैसे 159, तो 159 हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की बात करता है। ऐसे ही 2, 6, 10, तो सारे जो ट्राइन की जो राशियां होती हैं वो एक डायरेक्शन की बात करती हैं, इसलिए माना जाता है कि सब एक डायरेक्शन में बैठे हुए प्लैनेट है तो कंजंक्ट है। तो चंद्रमा केतु के ट्राइन में भी नहीं होना चाहिए। सो ये पोजीशन जो हो गई चंद्रमा की, जो मैंने बताई आपको, कि इन पोजीशन पे अगर चंद्रमा रहेगा तो थोड़ा सा आप वल्नरेबल हो जाते हो शनि की साढ़े साती के फेज में। लेकिन अगर आपका शनि, वैसे तो शनि मैलिफिक के साढ़े साती का असर देगा देगा, लेकिन अगर योग कारक बैठा हुआ है तो शायद उतना इफेक्ट नहीं देगा वो। अगर शनि आपके चार्ट में योग कारक प्लैनेट है, जैसे तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है, शुक्र की राशि में शनि योग कारक प्लैनेट हो जाता है, तो तब साढ़े साती के उतने इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि थोड़ा सा वो अच्छा है, क्योंकि शनि वहाँ पे भाग्य स्थान का ही मालिक है। योग कारक की जब बात करते हैं तो योग कारक का मतलब ट्राइन का भी लॉर्ड है और केंद्र का भी लॉर्ड है, स्पेशली 9वें घर का और 10वें घर का, क्योंकि शनि जो है कि दोनों राशियां 10-11 एक साथ होती हैं, आगे पीछे होती हैं। अब चंद्रमा अगर आपका वीक है तो आपको समझने की जरूरत है कि चंद्रमा वीक है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और कोशिश कीजिए कि आप बहुत जल्दी भटके ना, थॉट प्रोसेस अपना बहुत क्लियर रखिए, प्लस लगन, जो मैं लगन की बात करता हूँ, लगन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लगन स्ट्रांग है तो आप यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब आपके अंदर आपको प्रॉब्लम रहेगी भी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख जाओगे। प्रॉब्लम में भी आप मुस्कुराते रहोगे, प्रॉब्लम में भी आप सीना तान के चलोगे, चाहे वो साढ़े साती हो कुछ, तो साढ़े साती वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब भी साढ़े साती होती है मैं सबसे यही बोलता हूँ कि देखो साढ़े साती स्टार्ट हो रही है तो इससे वार्निंग फॉर यू, लेकिन अगर वीक है तब तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, मतलब ध्यान, मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। साढ़े साती से पता नहीं लोग डरते क्यों है। कोई साढ़े साती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो। चंद्रमा वीक हो सकता है, लेकिन अगर आपका लगन स्ट्रांग है तो लगन आपके मन को ड्राइव करेगा। गुरुओं के पास बैठो, अच्छी बातें सुनो, और कोई भी काम जो है बहुत ही सोच समझ के करो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया चंद्रमा बेसिकली क्या होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है तो मन भटकता है। चंद्रमा लिक्विड मनी को दिखाता है तो आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं। चंद्रमा ट्रैवल कारक होता है तो आपकी दौड़ भाग बहुत हो जाती है। और चंद्रमा चूंकि मन है, सोच है, तो जब साढ़े साती स्टार्ट हो आदमी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है। तो नेगेटिव थॉट्स को आपको निकालना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सोचिए, किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से सोचिए, इवेल्युएट कीजिए। इग्नोरेंस क्रिएट कर देता है शनि, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट गए और आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप एक दुकान पे गए, आपको चीज़ वो 500 रुपये की मिल रही है, वो चीज़ अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में थॉट आ जाएगा कि यार हो सकता है हमको आगे 400 रुपये की चीज़ मिल जाए, और आप उस चीज़ को नहीं लोगे, आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप कॉल नहीं ले पाते हो उस वक्त। आप आगे निकल जाओगे, दूसरी दुकान पे जाओगे, वहाँ पे फिर आपको कुछ अलग प्राइस मिलेगा, तब भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, फिर तीसरी दुकान पे जाओगे, ऐसे करते करते आप घूमोगे, और घूमने के बाद में एंड में आपको रियलाइज होगा अरे यार जो मैंने पहली दुकान पे चीज़ देखी थी ना 500 रुपये की, वही सही थी। सो आप वापस वहाँ आके खरीदोगे। तो अब इसमें क्या होगा, ये साढ़े साती के इफेक्ट हैं। आपको वहीं पे आके वही चीज़ लेनी है, लेकिन उसने आपको दौड़ा दिया, भटका दिया, और अल्टीमेटली आपने वही चीज़ ली। तो ये इग्नोरेंस क्रिएट करता है, सही और गलत का आप इमीडिएट फल नहीं निकाल पाते हो। मैं कहता हूँ चलिए ये भी हो जाए, दौड़ने से डरिए मत, आप दौड़िए, परेशान मत होइए। साढ़े साती के समय में अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार, आप उसके साथ जीना सीख लीजिए। आप सोचिए, क्योंकि शनि जो है हमेशा जो है वो डिले है, वो डिनायल नहीं है। शनि की सबसे खास बात यही है, इसीलिए जब साढ़े साती में लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उसका ये है कि अगर उन्होंने मान लिया कि शनि हमको चैलेंज दे रहा है, शनि हमको कर्म प्रधान बना रहा है, शनि हमको स्ट्रगल दे रहा है, शनि हमको चीज़ें आराम से नहीं देगा, और हम उसके लिए तैयार हो जाएं कि नहीं हमको तो मेहनत करना है और रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं करनी है। देखिए शनि क्विक रिजल्ट नहीं देगा, एक ये भी होता है, आप बहुत साढ़े साती बहुत आदमी इंपल्सिव हो जाता है, वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगता है, लेकिन उसको रिजल्ट मिलते ही नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो डिले का कारक है, वो आपको जल्दी डिले देगा ही नहीं, स्पेशली जब उसकी दशा स्टार्ट हो जाए। प्लस आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि
साढ़े साथी अगर आपकी चालू हुई है तो आपका शनि वो किस हाउस का जो है वो लॉर्ड है, उसकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। प्लस आपका चंद्रमा जो है वो कहाँ बैठा हुआ है और किस हाउस का लॉर्ड है वो, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि साढ़े साथी आ गई, चंद्रमा भी अच्छा है तो कुछ होगा नहीं। देखिए साढ़े साथी आ गई, वो शनि की दशा स्टार्ट हो गई, तो अब शनि अगर 8वें घर का लॉर्ड है तो वो 8वें घर की एनर्जी देगा ही देगा। अब उसमें वो तकलीफ आपको मिलेगी मिलेगी, उसमें आप साढ़े साथी को ब्लेम कर दोगे तो उससे ब्लेम से कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है चंद्रमा आपका स्ट्रांग बैठा तब भी आपको तकलीफ आ रही है, तो आप बोलोगे साढ़े साथी को ब्लेम करोगे, नहीं। वो तो शनि की दशा है, और शनि अगर 8वें घर का लॉर्ड है और उसकी कुंडली में अच्छी पोजीशन नहीं है, वो नीच का है या कहीं भी गलत जगह से बैठा हुआ है और वो भी अफ्लिक्टेड है, तो आप क्या करोगे, आप साढ़े साथी को ब्लेम करते रहोगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद शनि की दशा का परिणाम हो, और जैसे ही दशा उसकी खत्म हो, अंतर्दशा खत्म हो और साढ़े साथी पीरियड में ही आप एकदम से राइज कर जाओ। तो हमेशा चीज़ों को ओवरऑल तरीके से देखिए। किसी ने कमेंट किया मेरी लास्ट वीडियो में कि आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हो, डरा रहे हो। मैंने कहा पूरी वीडियो देखो, मैंने उसमें समझाने की कोशिश की, और मैं आप लोग जो भी उन्होंने वीडियो नहीं देखी मैं उनसे बोलूँ वीडियो देखिए, उससे समझिए कि कंसेप्ट क्यों हमको डराया जाता है। ऑलरेडी एक लोगों ने बना लिया है मन के अंदर कि साढ़े साथी होगी तो हमारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके हाथ में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके हाथ में, प्लैनेट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप अगर कंट्रोल कर लोगे तो साढ़े साथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे खास बात क्या, देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि होता क्या है कि लोग जो है अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। जो उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी होती है, जो उनकी सोच होती है, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो तकलीफ वहीं पे आती है। हम आदमी को, मेरे पास आते हैं लोग क्लाइंट्स, मैं उनको जब गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, वो समझते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, और अगेन अगेन मुझसे कंसल्ट करते हैं कि सर हो नहीं पा रहा, हम बहुत कोशिश कर रहे होने। मैंने कहा तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर कोशिश करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अपनी इच्छाओं को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने जो डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, या जो जो इम्पल्सिव नेचर है या क्विक हासिल करने की जो आदत है, वो लोग बदल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपको वक्त के साथ बदलना आना चाहिए। आपके दशाओं के हिसाब से आपको अपने आप को थोड़ा अल्टर करने की ज़रूरत है कि किस वक्त हमारी कौन सी दशा चल रही है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप बदल पाओगे। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम आती है और एस्ट्रोलॉजर काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ कि आप लोग कोई साढ़े साथी से डरोगे नहीं। किसी की साढ़े साथी आएगी, मन को स्ट्रांग करोगे। हाँ, वो फेज थोड़ा स्लो कर देगा, कोई शनि है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तेज़ी और धीमापन आता रहता है। आप बस मुस्कुरा के आगे बढ़िए, और कहाँ कहाँ एक मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं लगन के हिसाब से बताऊँ कि किस हाउस पे साढ़े साथी होगी तो उसका असर क्या आएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।